Good morning, class. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Good Good morning, morning. sir. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? अर्पिता, Yes, sir. तुम कहाँ रहती है? 2 दिन से गायब रहती है। सर गायब नहीं थे सर, मेरा नेटवर्क इशू बार बार हो जा रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे। 2-3 बार ज्वाइन हो रहे थे, फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे। उसी 2-3 बार में सर अटेंडेंस ले पाते थे। चलो ठीक है। ओके। लास्ट क्लास में कहाँ पे थे हम लोग? कोई बताएगा लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? अनिमेश, is there in the class? सर लॉ ऑफ वेरिएशन पढ़ाने समझाने वाले थे सर। बोले थे कि पहले लिखा दिए तो उसके बाद बोले थे कि फिर से बताएंगे। तो तुम लोग घर पे पढ़े थे इसको क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल यस सर, थोड़ा प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट और, अगर बाकी लोग आ जाए तो। मॉर्निंग। चलो मेरे ख्याल से वी कुड बी स्टार्टिंग नाउ। ये भी लोग आ रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको इकोनॉमिक्स का और प्रोडक्शन चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ कहा गया। मैं इसके कर्व को दोबारा से आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि चीजें क्लियर हों। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसे ही कुछ कर्व था, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं आ पाया है क्योंकि मैंने डेटा के ऊपर नहीं बनाया है। तो अगर आप देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लॉ है वो शॉर्ट रन में यूज होता है। किसमें यूज होगा? दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट रन। तो अब जब शॉर्ट रन में ये यूज होगा तो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई यहाँ पर हम लोग 2 तरीके के इनपुट को यूज करते हैं। एक है फिक्स्ड इनपुट और दूसरा है वेरिएबल इनपुट। वी आर यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ इनपुट्स, वन इज फिक्स्ड इनपुट एंड द अदर वन इज वेरिएबल इनपुट। अब ये जो लॉ है, ये लॉ एक प्रोड्यूसर को मदद करता है वो फेज को जानने में, वो फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट के आइडियल रिलेशन को जानने में, जहां से प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज किया जाए, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज कर पाए। इसको ये लॉ शो करता है। इस लॉ को हम लोग 3 अलग अलग स्टेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले स्टेज को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, दूसरे स्टेज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं और तीसरे स्टेज को लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न कहते हैं। अब जो पहला स्टेज है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, उस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में आप ये देखिए कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है और वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो है वो बढ़ना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही रहता है।
मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो भी बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पे चला जाता है। मैंने आप लोगों से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात किया था। तो जहाँ पे एमपी कर्व का मैक्सिमम है, जब आप उस पॉइंट को टीपी पे मिलाएंगे तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ही आके फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया, राइट? जहां पे एमपी कर्व अपना मैक्सिमम है और वो पॉइंट जहां पे टीपी कर्व को आके टच करेगा, दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहीं पे आके फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया। अब ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज को हम लोग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों अप्लाई होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लें। ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड इनपुट के मुकाबले जो वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी है वो कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो हम लोग फिक्स्ड इनपुट का उतना बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए शुरुआती दौर में हम लोगों को इंक्रीजिंग रिटर्न एक्सपीरियंस करने को मिलता है। उसके बाद आप देखिए, आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर। पढ़ा है यस क्या आप सर, लोगों ने? यस सर। तो यस सर। अगर आप किसी एक काम को मतलब एक ही व्यक्ति को दे दें और उसके काबिलियत के हिसाब से अगर वो व्यक्ति एक काम को बार बार करता रहेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। और यस सर। जब एक्सपर्ट किसी काम को करते हैं तो वेस्टेज कम होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाती है। इसकी वजह से भी ये फर्स्ट स्टेज अप्लाई करता है। उसके बाद एक और कारण है कि मान लीजिए कभी-कभी होता क्या है कि आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है, वो इतना बड़ा है लेकिन आप उसका पूरा यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन तब आप उसका सर्टेन पोर्शन आप शुरुआती दौर में यूज कर पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि इन सभी कारणों से ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर अप्लाई करेगा। अब क्या है उसके बाद? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो कि हमारा सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ये टीपी कर्व आहिस्ता आहिस्ता राइज करेगा, लेकिन अब जो ये राइज करेगा वो डिमिनिशिंग रेट से राइज करेगा और ये अपने मैक्सिमम पे चला गया। एपी कर्व सेकेंड स्टेज में राइज कर रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है और मैक्सिमम से फिर ये मैक्सिमम से आहिस्ता आहिस्ता इसमें गिरावट भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। एमपी कर्व क्या कर रहा है? एमपी कर्व अपने मैक्सिमम से एमपी कर्व अपने मैक्सिमम से एमपी कर्व अपने मैक्सिमम से फॉल कर रहा है और जब वो फॉल कर रहा है तो फॉल करते हुए उसने एपी को इंटरसेक्ट किया। जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे एपी का वैल्यू एमपी के बराबर हो जाएगा और एपी अपने मैक्सिमम पर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एमपी कर्व को अगर आप और देखें तो एमपी कर्व फॉल करते करते एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एमपी का वैल्यू 0 हो गया। और जब आप इस पॉइंट को टीपी पे देखेंगे तो टीपी मैक्सिमम है, यहीं पर आके सेकेंड स्टेज खत्म हो गया। दिस इज द पॉइंट वेयर सेकेंड स्टेज एंड्स, राइट? तो अगर आप कुल मिला के बहुत शॉर्ट में देखें तो सेकेंड स्टेज की शुरुआत कहाँ से होती है? टीपी कर्व के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से लेके टीपी कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां तक वो सेकेंड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जो सेकेंड स्टेज है इसको हम लोग स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जितना भी टीपी है या जितना भी प्रोडक्ट है वो सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ रहा है। राइज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से राइज कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास जो फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट के बीच में एक आइडियल रिलेशन होना चाहिए, वो एक आइडियल रिलेशन है यहाँ पर, और जिसका नतीजा ये हो रहा है, ये इस आइडियल रिलेशन की वजह से हम लोग रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर पा रहे हैं और उस बेस्ट यूज की वजह से हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है। कोई भी जो प्रूडेंट प्रोड्यूसर है, कोई भी समझदार जो भी प्रोड्यूसर है, वो इसी सेकेंड स्टेज में ऑपरेट करना पसंद करेगा, राइट? अब अगर आइए हम लोग थर्ड स्टेज की बात करें, ये वाला थर्ड स्टेज है, यानी कि जहाँ पे टीपी कर्व का मैक्सिमम पॉइंट से लेके उसके बाद जहाँ पे टीपी कर्व फॉल कर रहा है वो थर्ड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये थर्ड स्टेज का मतलब क्या हुआ?
कि यहाँ पर सब कुछ फॉल कर रहा है, सब कुछ नेगेटिव है। थर्ड स्टेज को हम लोग स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे एवरीथिंग इज फॉलिंग, टीपी अपने मैक्सिमम से फॉल कर रहा है, एपी गिरावट को कंटिन्यू रखे हुए है, लेकिन ये कितना भी गिरेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एपी हमेशा टीपी से निकला है और टीपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, एमपी कर्व एक्स एक्सिस को टच करके वहीं पर नहीं रुक गया, बल्कि उसके नीचे भी चला गया, जहां पे इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया। तो ये सब कुछ जो है ये शो करता है किस चीज को? लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर को। और ये लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी फिक्स्ड इनपुट के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए हम लोग ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर अप्लाई करता है। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रही, सनसनाहट का सिर्फ आवाज आ रही। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, ओके। तो ये जो थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज क्यों होता है? क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फिक्स्ड इनपुट्स है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेज अप्लाई करता है। क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। अब एक काम करो तो फटाफट पढ़ लो तो तुम लोग, जो हम लोग अभी लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए तो एक बार। सर फिर शो सही हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही थी। हेलो यस सर। यस सर। यस सर। एक काम कीजिए ना जी, सर आवाज नहीं आ रही है हाँ सर। हाँ, हेलो। तो जो एक बार अभी हम लोग लिखे हैं ना, मतलब जो लास्ट क्लास में लिखे थे, अभी जो मैंने समझाया उसको पढ़ के देखो एक बार फटाफट।
मंजीत, मंजीत कुमार, जी है सर। पढ़ने के लिए बोले हैं तो पढ़ो, क्या कर रहे हो? और देखो पढ़ के कहीं कोई दिक्कत है तो फिर बताओ, ताकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यस सर। मतलब जहाँ दिक्कत न बताओ। शुभम कुमार तुम्हारा ना आईडी है ना तुम्हारा रोल नंबर है, कुछ भी नहीं है। सर न्यू शुभम स्टूडेंट कुमार, है। यस सर, न्यू स्टूडेंट है। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। यस सर। हाँ, कब लिया एडमिशन? सर कल। चलो ठीक है। और कैमरा ऑन करके रखो, कैमरा ऑफ 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 नहीं रहेगा क्लास में, ऑन करो कैमरा। ठीक है सर। अभी भी कैमरा ऑफ ही है तुम्हारा शुभम। शादीन, तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है। अब हम बोलेंगे नहीं, सबको बाहर करने वाले हैं। अब हम किसी को दोबारा हम बोलने वाले नहीं है। अभिषेक कुमार, योर कैमरा इज ऑफ। आदित्य कुमार, योर कैमरा इज ऑफ। अपर्णा कुमारी, अपर्णा कुमारी, प्रेम कुंज, प्रेम कुंज, योर कैमरा इज ऑफ। सर कैमरा ऑन करते हैं तो फिर बाहर चल जाते हैं सर, नेटवर्क इशू के कारण। लास्ट टाइम भी बाहर चल गए, लॉक था ग्रुप, तो फिर इंटर नहीं हो पाए। पिछला बार भी नहीं लिखा पाया था। शादीन, शादीन तरन्नुम, शादीन तरन्नुम, शादीन तरन्नुम, आप सुन पा रही हैं? उसको वेटिंग में ही डालना पड़ेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी। कुछ पूछना है? जो लिखे और जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया? किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बताएं। चलो दिक्कत नहीं है तो अब एक हेडिंग दे दो, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। चैप्टर मतलब नया टॉपिक है ये, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल।
इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स नहीं है ये, इकोनॉमीज है, ECONOMIES। लिखिएगा। The concept of economies and diseconomies of scale, the concept of economies and diseconomies of scale applies only in the short run, sorry, only in the long run, applies only in the long run. इकोनॉमी के बाद सर The concept of economies and diseconomies of scale applies only in the long run. Full stop. शुभम, तुम अपने कैमरे को वर्टिकल मोड में मोबाइल को मत रखो, ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रखो, इस तरीके से। शुभम, तुम सुन पा रहे हो मेरी बात? शुभम, मेरी बात तुम सुन पा रहे हो? यस सर। शुभम कुमार, कैमरा Yes, sir. मोबाइल फोन वर्टिकल मत रखो, ऐसे रखो, ऐसे लेटा के रखो, हॉरिजॉन्टल। फुल स्टॉप। अब आगे लिखिएगा। Sometimes the business has some benefits शुभम कुमार, यस सर। यस सर। तुम क्लास में बैठे हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, शर्ट पहन के आओ, ठीक है? हम तुम्हें बाहर कर रहे हैं। ठीक है सर। अनिमेश क्या लिख रहे थे? has some अनिमेश क्या लिख रहे थे? some benefit. Sometimes the business has some benefits. And also has to bear BEAR, bear मतलब सहना, some disadvantages, full stop. The advantages of operating in the long run, is called economies of the advantages। हाँ सुनो तो,
और मैं कितनी बार बोलूंगा सारे लोगों को कि अपना कैमरा वर्टिकल मोबाइल नहीं रखने के लिए, सबके लिए है ना। अब एक एक करके इंडिविजुअल मेरा यही काम है। तुम लोग मतलब समझ में नहीं आता क्या क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता है। The benefits or advantages of operating in the long run are known as economies of scale. The benefits or advantages of operating in the long run are called economies of scale, whereas the disadvantages of operating in the long run is called diseconomies of scale, is called diseconomies of scale, is called diseconomies of scale, full stop. नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा। Here the term economies and diseconomies, here the term economies and diseconomies are associated with cost of production, associated with cost of production, full stop. आगे लिखिएगा। ये स्टार मार्क देके पहला पॉइंट और स्टार मार्क देके दूसरा पॉइंट। If the cost of production reduces, if the cost of production reduces, it is called economies of scale, comma, whereas if the cost of production increases, if the cost of production increases, it is diseconomies of scale. It is diseconomies of scale. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। Economies and diseconomies of scale economies and diseconomies of scale result due to some factors
which are within the controllable limits and Which are कैमरा ऑन करो पहले, हाँ, which are within the controllable limits, which are within the controllable limits and others are beyond the controllable limits, and others are beyond the controllable limits. Full stop. आगे लिखिएगा, economies which occur due to economies of scale which occur due to controllable factors are called internal economies of scale, are called internal economies of scale. Full stop. Those economies of scale, which are caused due to the non-controllable factors, are known as external economies of scale, full stop. पैराग्राफ चेंज करेंगे, Internal economy के बाद if internal economies of scale, full stop. पैराग्राफ चेंज करेंगे, this economy is caused on account of controllable factors are called internal diseconomies of scale,
are called internal diseconomies of scale full stop. But if the diseconomies of scale is caused due to some some factors which are beyond the controllable limits of the organization, comma, it is called external diseconomies of scale. सर रिपीट कीजिएगा. It is called external diseconomies of scale. It is called external diseconomies of scale. Full stop. अब नीचे लिखिएगा. Some of the important reasons की spelling REASONS. Some of the important reasons for internal economies of scale are point number A, managerial economies. Point number B, financial economies.